स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना के खिलाफ पीएम मोदी का मेगा प्लान, 46 जिलों के डीएम के साथ मीटिंग में बोले, जिला जीतेगा तो देश जीतेगा। कोरोना पर गिद्ध राजनीति कर रही कांग्रेस, बीजेपी का तीखा आरोप, पीएम की छवि धूमिल करने की हो रही है साजिश। कोलकाता हाईकोर्ट से ममता गैंग के घूसखोरों को बड़ा झटका, सीबीआई कोर्ट से मिली जमानत पर हाईकोर्ट की रोक, देर रात जेल में बीमार हुए टीएमसी नेता। उद्धव राज में परमवीर सिंह को लगता है डर, अपने आरोपों की जांच बाहर से करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगाई अर्जी, सुनवाई टली। इजराइल के एक्शन के खिलाफ मुस्लिम देशों की बड़ी टेंशन, हमास को समर्थन पर आपस में ही भिड़े ओआईसी के मेंबर। पहली खबर पीएम मोदी की। कोरोना से लड़ाई के बीच पीएम मोदी ने 9 राज्यों के 46 जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक पर उनका उत्साह बढ़ाया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में जितने जिले हैं उतनी ही अलग अलग चुनौतियां हैं, इसीलिए जब आपका जिला कोरोना महामारी से जीतता है तो देश जीतता है। कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में आप सब लोग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। पीएम मोदी ने सभी जिलों के डीएम को कोरोना के खिलाफ युद्ध के मैदान में कमांडर बताया है। डॉक्टर साहब, क्या पीएम मोदी के इस एक्शन को कोरोना की लड़ाई में एक और मेगा प्लान मान सकते हैं? देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो देश भर के डीएम्स के साथ जो मीटिंग की है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी के मेगा प्लान का हिस्सा है। वो प्लान ये है कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि जिला स्तर पे, लोकल स्तर पे ही आप कोरोना के उपचार, उसके नियंत्रण और उसके लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो पूरी तरह से लोकलाइज्ड हो। जिस तरह से अब तक जो लड़ाई लड़ी जा रही थी कि केंद्र सरकार कोई प्लान बना रही है या राज्य सरकार प्लान बना रही है, वो उसमें उतना ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही है। इसलिए कोरोना पे लगातार हम कंटेन नहीं कर पा रहे हैं कोरोना को। तो उनका जो प्लान जो था, जो एक्सपर्ट्स के साथ उन्होंने बनाई, वो ये कि हम लोकल स्तर पे, क्योंकि ये थर्ड वेव की तैयारी का एक मसला है, इसलिए लोकल स्तर पे ही कोरोना को किस हिसाब से हम रोकथाम कर सकते हैं, उसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जिम्मेदारी दी गई है। अब इसमें होना यह है कि हर डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन के प्लांट्स, हॉस्पिटल में व्यवस्था है या नहीं है, उसकी जिम्मेदारी डीएम के पास होगी। साथ ही साथ जो वहाँ पे, चाहे वो वेंटिलेटर के इस्तेमाल का मसला हो या फिर ऑक्सीजन के का मसला हो या फिर टेस्टिंग के लिए, आप गांव के लोगों को आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उन्हें कोरोना की बीमारी है या कोई तबीयत किसी की ख़राब है तो वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आए। तो आप किस तरीके से लोकल लेवल पे, पंचायत के स्तर पे आप लोगों तक पहुंच करके कोरोना के रोकथाम, उसकी टेस्टिंग, उसका इलाज, वो कैसे वो सिस्टम क्रिएट किया जा सकता है, तो ये डिस्ट्रिक्ट स्तर पे ही किया जा सकता है। और इसके लिए जो प्लान बनाया गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आशा वर्कर होते हैं या फिर बहुत सारे एनजीओज़ में काम करने वाले लोग होते हैं, आंगनबाड़ी के लोग होते हैं, इन सारे लोगों की ट्रेनिंग और किस तरह से टेस्टिंग की जाती है, किस तरह से ऑक्सीजन दिया जाता है, क्या क्या दवाइयों की ज़रूरत है, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की चुनौती हर डीएम के सामने रखी गई है। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि कई सारे, अभी तो कोरोना के इस पूरे माहौल में उस तरह की पॉजिटिव स्टोरीज नहीं आ रही है, लेकिन हमारे पास इस तरह की जानकारियाँ हैं कि कई सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि जिसे आगे आने वाले दिनों में काफ़ी सराहा जाएगा। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर कांग्रेस की गिद्ध राजनीति पर। कोरोना संकट पर लगातार राजनीति कर रही कांग्रेस पर इस बार बीजेपी ने जोरदार प्रहार किया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर महामारी के दौरान देशवासियों में भ्रम फैलाने और प्रधानमंत्री मोदी की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया और कहा कि इस संकट काल में कांग्रेस की गिद्धों की राजनीति उजागर हुई है। एक टूल किट का हवाला देते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कोरोना के समय जब पूरा देश महामारी से लड़ रहा है तो
कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भारत को पूरे विश्व में अपमानित और बदनाम करने की कोशिश की है। डॉक्टर साहब, इतिहास में कांग्रेस भी अपनी ओछी राजनीति के लिए याद रखी जाएगी? बिल्कुल याद रखी जाएगी कि जिस तरह से ये टूल किट का खुलासा हुआ है, उससे तो पूरी तरीके से न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि कांग्रेस पार्टी के इस टूल किट को आगे बढ़ाने वाले पत्रकार, मीडिया हाउसेस, ये सब के चेहरे पे कालिख पुत गई है अब रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद, क्योंकि इसमें कोई सबूत की कमी नहीं है। जो बातें टूल किट में लिखी हुई हैं वो सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रमाण के रूप में आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कि जैसे इंडियन स्ट्रेन, पूरी दुनिया कोई नहीं कह रहा, ये कांग्रेस पार्टी का इजाद किया हुआ शब्द है कि जो बीमारी फैल रही है वो इंडियन स्ट्रेन है, मतलब हिंदुस्तान को आप बदनाम कर रहे हो। ये तस्वीरें जो सोशल मीडिया पे डाली गई, ये सारा जो बदनाम करने का एक जो पूरा प्रपंच रचा गया, वो तो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे है। अब इसलिए वो बच नहीं सकते। और ये काम, ये उसी तरह का काम है कि अगर आप चीन के साथ युद्ध कर रहे हैं और मालूम चलता है कि देश के अंदर ही कुछ गद्दार दंगा मचाना शुरू कर देते हैं, सैनिकों के घर के ऊपर हमला कर देते हैं, सीआरपीएफ पे हमला करना शुरू कर देते हैं, तो ये गद्दारी है। इस वॉर में कोरोना के साथ जो युद्ध चल रहा है उसके ये जयचंद हैं, उसके ये मीर जाफर हैं। आज इस बात की पुष्टि हो गई और अब जब इनकी पोल खुली है तो कांग्रेस पार्टी ऐसे बिलबिलाई कि वो कह रही है कि संदीप पात्रा या फिर स्मृति ईरानी, जेपी नड्डा, बीजेपी के उन तमाम लीडर्स के खिलाफ वो एफआईआर करेंगी। अब एफआईआर करने के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी न्यूज़ चलवा रहे हैं कि वो पुलिस कमिश्नर से वो ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई हमें अनुमति दी जाए एफआईआर करने की। आपको एफआईआर करना है, केस करना है, आप केस करें, इसमें कौन सी बुरी बात है। लेकिन जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि वो केस करेंगे भी तो क्या करेंगे, तो केस जो वो कर रहे हैं वो इस बात के लिए कर रहे हैं कि संदीप पात्रा ने या फिर बीजेपी ने हमारे लेटर हेड की कॉपी बनाई है, एक फर्जी लेटर बना दिया है। अब इस केस में तो कोई दम नहीं। कांग्रेस पार्टी को ये साबित करना पड़ेगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने, शशि थरूर ने जो ट्वीट्स किए, उनके लीडर्स ने जो ट्वीट्स किए, जिस तरीके से मोदी का महल, ये सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है, मोदी का महल बताया जा रहा था टूल किट के अंदर में, ये तमाम कांग्रेसी लीडर्स, प्रवक्ता टेलीविजन चैनल पे लगातार पिछले 15 दिनों से ये सारी बातें बोल रहे थे, तो क्या उसमें कोई रिश्ता नज़र नहीं आ रहा? हकीकत ये है कि कांग्रेस पार्टी ने इस टूल किट के जरिए एक गिद्ध राजनीति, एक गंदी राजनीति जो देशद्रोह के श्रेणी में आती है, वो किया है और वो रंगे हाथ पकड़े गए हैं। जी डॉक्टर साहब, अब खबर ममता एंड घूसखोर कंपनी के नए ड्रामे पर। नारदा स्टिंग केस में ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। सीबीआई की गिरफ्त में आए बंगाल के मंत्री सुब्रत मुखर्जी, फरहाद हाकिम, विधायक मदन मित्रा और शोभन चटर्जी को सीबीआई ने कोर्ट से जमानत दे दी थी, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनकी जमानत और रिहाई पर रोक लगा दी और देर रात जेल भेज दिया। लेकिन जेल जाते ही टीएमसी नेताओं की तबीयत बिगड़ गई। सुबह करीब 4 बजे मदन मित्रा, सुब्रत मुखर्जी और शोभन चटर्जी को जेल से अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। दोनों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मेडिकल चेकअप होने के बाद इन्हें वापस जेल भेज दिया गया है। डॉक्टर साहब, बेल कैंसिल होते ही इन लोगों की तबीयत बिगड़ गई। देखिए, तबीयत सिर्फ 3 टीएमसी नेताओं की नहीं हुई है, तबीयत तो खराब हो रही है ममता बनर्जी सरकार की, क्योंकि हाईकोर्ट ने जिस आधार पे इन लोगों के बेल को रिजेक्ट किया है, वो आधार क्या है? वो आधार अपने जजमेंट में कोर्ट ने साफ साफ लिखा कि जिस हिसाब से ममता बनर्जी ने सीबीआई दफ्तर में जाकर के धरना प्रदर्शन किया, जिस हिसाब से बंगाल का लॉ मिनिस्टर अपने 2000-3000 कार्यकर्ताओं, गुंडों के साथ कोर्ट का घेराव किया, ये जो दबाव की जो राजनीति है उसको देखते हुए ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्रिएट हो गया है और इसलिए इन लोगों के बेल को रिजेक्ट किया गया है। अगली सुनवाई बुधवार को होगी, मतलब कल होगी, और वहाँ क्या फैसला होगा वो उसके बाद ये तय होगा कि ये लोग जेल के अंदर रहेंगे या फिर इनको रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन समस्या यहीं ख़त्म नहीं हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज ममता बनर्जी सरकार को एक नोटिस भेजा है और ये पूछा है कि जिस हिसाब से बंगाल के अंदर चुनाव के बाद हिंसा हुई है उसकी क्या सच्चाई है, वो रिपोर्ट मांग रही है। और ये सुनवाई, ये जो नोटिस भेजा जो गया है ममता बनर्जी सरकार को, वो उस केस में भेजा गया है जिसमें 2 ऐसे परिवार ने अपील की थी कि वो बीजेपी के समर्थक थे, इसलिए उनके परिवार के लोगों की हत्या कर दी गई है। तो ये एक बहुत ही सीरियस जोन में ये पूरा मसला जा रहा है। अगर हाई कोर्ट स्वयं इस बात पे एग्री कर रहा है कि बंगाल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती चली जा रही है, तो इसका मतलब साफ है कि ममता बनर्जी आर्टिकल 356 मतलब राष्ट्रपति शासन लागू हो उस दिशा की ओर अपने कार्य को अग्रसर कर रही है। जी डॉक्टर साहब, अब बात महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था की। एक तरफ मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को अपने ही राज्य की व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के डीजीपी छुट्टी लेकर आराम फरमा रहे हैं। दरअसल परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि उनके मामले की जांच बाहर से कराई जाए, क्योंकि उन पर अपने आरोपों को वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस BR गवई ने खुद को इस सुनवाई से अलग कर लिया है, इसीलिए सुनवाई टल गई। इस बीच महाराष्ट्र में आए भयंकर तूफान के बीच राज्य के डीजीपी के छुट्टी पर जाने की खबरें भी सुर्खियों में हैं। डॉक्टर साहब, एक IPS डरा हुआ है, दूसरे डीजीपी छुट्टी पर हैं। आखिर महाराष्ट्र में चल क्या रहा है? महाराष्ट्र में सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा इसको कह सकते हैं इनएक्सपीरियंस की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। ये वक्त का पहिया है, ये हमेशा एक जैसा नहीं होता। आज सुप्रीम कोर्ट में परमवीर सिंह गुहार लगा रहे हैं। कुछ महीने पहले अर्नब गोस्वामी इसी तरह का गुहार लगा रहा था कि उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है, उसको जेल भेजने की एक साजिश रची जा रही है महाराष्ट्र के अंदर। उससे पहले सुशांत सिंह के परिवार वाले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कि वहाँ के महाराष्ट्र के पुलिस से हमें बचाइए, ये जो मौत हुई है उसकी जांच CBI से कराई जाए। और इस दोनों केसेस में मुंबई में पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह हुआ करते थे। और आज वही परमवीर सिंह जिनके डर से सुशांत के परिवार और अर्नब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे थे, आज स्वयं परमवीर सिंह दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, उन्हें फंसाने के लिए वहाँ की सरकार साजिश रच रही है। वैसे सुनवाई टल गई है। गवई साहब पता नहीं किस वजह से उन्होंने अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया, इस केस से हटा लिया, लेकिन ये बताता है कि किस हिसाब से महाराष्ट्र के अंदर राजनीतिक इस्तेमाल पुलिस वालों का होता है, वो साफ साफ नज़र आ रहा है। और इसी वजह से कि चूँकि पुलिस वालों का इस्तेमाल राजनीतिज्ञ करते हैं, मिनिस्टर्स करते हैं, इसी वजह से वहाँ के जो डीजीपी हैं संजय पांडे साहब, वो बिना बताए, बिना नोटिस दिए चंडीगढ़ में छुट्टियां मना रहे हैं। पूरा राज्य कोरोना के चपेट में है, पुलिस वाले वहाँ पे दिन रात मेहनत कर रहे हैं और मुखिया ही गायब है। इतना ही नहीं, तूफान आ गया, चक्रवात की वजह से वहाँ पे दिक्कतें हो रही है। ये सारी चीज़ें को दरकिनार करके वो वहाँ चले गए। क्यों चले गए हैं ये किसी को कारण पता नहीं है, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अंदाज़ा तो मेरा यही है कि शायद वो परमवीर सिंह को ब्लैकमेल करने के चक्कर में कि तुम अपनी सारी चीज़ों को पीछे ले लो, अपनी जो शिकायत है, अपनी जो चिट्ठी है उसको विड्रॉ कर लो, उसमें वो खुद फंस गए। क्योंकि वो स्टिंग ऑपरेशन कर दिया, सारा ऑडियो वगैरह परमवीर सिंह ने रिकॉर्ड कर लिया था। वो तब से वहाँ की सरकार भी नाराज़ चल रही थी। ये संजय पांडे साहब को लगता है कि वो इस सारे राजनीति के चक्कर में वो न घर के रहे हैं न घाट के रहे हैं। रिटायरमेंट का समय नज़दीक आ रहा है और इसलिए वो शांति निवास करने के लिए वो चंडीगढ़ चले गए। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर इजराइल फिलिस्तीन के संघर्ष की। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच फिलिस्तीन का समर्थन करने और इजराइल को घेरने के लिए इस्लामिक देश ने एक मीटिंग बुलाई, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की इस बैठक में इजराइल को घेरने की बजाय इस्लामिक देशों के बीच आपस में ही जमकर बहसबाजी हो गई। इजराइल की आलोचना करते वक्त इस्लामिक देशों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं थी, जिस पर जमकर बहसबाजी हुई। डॉक्टर साहब, अब हमास का क्या होगा? जिन मुस्लिम देशों के बल पर वो कूद रहा था, अब तो उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया है।
देखिए, ये बड़ा विचित्र है। मैं 2 दिन पहले इस बात पे हम लोगों ने एक ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम किया था, जिसमें मैंने बताया था कि दुनिया बदल गई है, विदेश नीति बदल गई है। आज 1970 नहीं है कि लोग आप इमोशंस के ऊपर, इस्लाम के नाम के ऊपर आप सारे इस्लामिक कंट्रीज़ को एक सूत्र में आप डाल दें। अब वहाँ जो ये OIC जो है वो दरअसल 57 कंट्रीज़ हैं उसमें, सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उसमें। अब उसमें भी अलग अलग डिवीज़न है। सबसे ज़्यादा हमास के समर्थन में इजराइल के खिलाफ बोलने वाले कौन लोग थे? तो वो टर्की था, मलेशिया था और पाकिस्तान। अब ये तो लंगड़े लूले देश हैं, इनके पास तो खुद की हैसियत नहीं है। ये तो चंदा के ऊपर चल रहे हैं, दूसरे के रहमो करम पे चलते हैं। इन लोगों की आर्थिक स्थिति भी वैसे नहीं है कि आप इजराइल से युद्ध भी कर सके। लेकिन जुबानी जंग में सबसे आगे थे। एक अलग धरा है, जो शियाओं का एक कंट्री है ईरान, वो ये कह रहा है कि भाई जो बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ जो ईरान के साथ रिश्ते रख रहे हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, उस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। इजराइल भरोसे का नहीं है, तो ये एक अलग विचार है। लेकिन वहाँ पे जो इस्लामिक कंट्रीज़ के जो सबसे जो मूल जो बड़े बड़े जो सबसे बड़ी ताकतें हैं, जैसे UAE है, सऊदी अरब है, ये लोग इजराइल के खिलाफ खुलकर के सामने नहीं आ रहे हैं। UAE ने तो उल्टा ही हमास को ही दोस्त करार दिया और ये यहाँ तक कहा कि भाई उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि आप 3-3 हज़ार किस हिसाब से क्या सोच के आपने इजराइल के ऊपर 3,000 मिसाइल्स आपने दाग दिए, उसका क्या रिपरकशन होगा वो आपको। अब उसमें क्या है, एक धरा वो है जिसके इजराइल के साथ अच्छे रिश्ते हैं, उसमें UAE है, उसमें मोरक्को है, उसमें सूडान है, उसमें बहरीन है, तो बहुत सारी और भी कंट्रीज़ हैं जिनके रिश्ते इजराइल के साथ अच्छे हैं। तो वो लोग एक अलग मूड बना करके रखे हुए हैं। कोई डायरेक्टली इस तरह का कोई, हालांकि वो जो OIC के ऊपर से जो प्रेस रिलीज दिया गया, वो अपील की गई भाई इसके ऊपर जो है शांति होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। लेकिन जो पूरी दुनिया में एक इमेज क्रिएट की जा रही थी कि सारे इस्लामिक कंट्रीज़ जो है एक साथ मिल करके इजराइल के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई करेंगे, वो तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये आपस में ही लड़ गए। सबसे अहम बात एक और जो नोट करने वाली है कि सऊदी अरब ने इजराइल के खिलाफ कोई सख्त लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया। ये अपने आप में बताता है कि इस बार फिलिस्तीन और इजराइल के मसले के ऊपर मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर ही अंतर आ गया है, अलग अलग कंट्रीज में डिवीज़न आ चुका है। और ये इजराइल के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि इजराइल ने आज फिर इस बात को दोहराया है कि वो अभी तक अपने जो तोपें और मिसाइलें और अटैक को जो है वो कम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमास ने भी अभी तक सीज़ फायर नहीं किया है। हमास लगातार अब भी अटैक कर रहा है, उसकी प्लानिंग कर रहा है और युद्ध जारी है। तो ताली एक हाथ से बजती नहीं, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो कम से कम जो भुक्तभोगी है, कम से कम उसको तो आगे आना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा, ये अपील करनी पड़ेगी कि हम सीज़ फायर के लिए आग्रह करते हैं। ये जब होगा, एक दबाव बनेगा इजराइल के ऊपर, तब शायद इस युद्ध को जो है एक विराम मिल सकता है। जी डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सटीक और बेहतरीन जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।